सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू अपनी कक्षा। मैं हूं धवल एंड आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स फॉर सीबीएसई बोर्ड्स, जेई मेंस एंड नीट एग्जाम। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस पढ़ते हैं जो लिविंग सिस्टम्स के अंदर होते हैं। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोमोलिक्यूल्स के साथ डील करते हैं। बायोमोलिक्यूल्स कुछ ऐसे मोलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं एंड इन्हीं के केमिकल रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं अंडर द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम टोटल 5 बायोमोलिक्यूल्स को स्टडी करेंगे जो कि है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स हम देख लेते हैं क्या होती है। नाम से पता चलता है कार्बोहाइड्रेट्स मतलब हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। इनिशियली क्या होता था कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मानते थे, मतलब कि X मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन के साथ जब भी Y मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O मिल जाते हैं या केमिकली रिएक्ट कर जाते हैं तो हम उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स का नाम दे देते थे। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6, मतलब कि हम ग्लूकोज को ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि C6 एंड H2O6, कार्बन के 6 मॉलिक्यूल विद H2O के 6 मॉलिक्यूल। कुछ कुछ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ये वाली डेफिनेशन तो फिट हो जाती थी, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स भी थे जो इस वाली डेफिनेशन के अंदर फिट नहीं बैठते थे। जैसे कि एक कार्बोहाइड्रेट है रैमनोज। रैमनोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O5। अब हम C6H12O5 को किसी ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, लेकिन स्टिल ये कार्बोहाइड्रेट है। हमें पता चल गया कि सभी कार्बोहाइड्रेट्स को हम ऐसी फॉर्म में नहीं लिख सकते, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट जो हम बोलते हैं वो असलियत में हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन नहीं होते। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप जानते होंगे CH3COOH। इसको हम C2H2O2 की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इस वाली डेफिनेशन के हिसाब से तो इसको भी कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि ये एसिटिक एसिड है, कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, हमने कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन को चेंज कर दिया। हमने क्या किया कि बहुत सारे केमिकल टेस्ट को परफॉर्म किया एंड उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स की एक नई डेफिनेशन बनाई। उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी होते हैं एंड एल्डिहाइड्स या फिर कीटोन होते हैं। हम ऐसे कंपाउंड्स को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। या फिर कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके हाइड्रोलिसिस करने पर हमें एक कंपाउंड मिलता है जो ऑप्टिकली एक्टिव है, पॉलीहाइड्रोक्सी है एंड एल्डिहाइड या कीटोन उसके अंदर प्रेजेंट है, हम उस कंपाउंड को भी कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप ग्लूकोज का एग्जाम्पल ले सकते हो। ये ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसके अंदर कायरल कार्बन प्रेजेंट है, पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH के बहुत सारे ग्रुप्स इसके अंदर प्रेजेंट है एंड इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, इसलिए हम ऐसे मॉलिक्यूल को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं। इसलिए ग्लूकोज इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन के लिए हमें 3 चीज़ें याद रखनी है। वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होना चाहिए, पॉलीहाइड्रोक्सी होना चाहिए एंड उसके अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स देख लेते हैं कि हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे क्लासीफाई करते हैं। नंबर 1 पे है मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनका फर्दर डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं होता, मतलब कि उनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें कुछ सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स नहीं मिल पाते। एग्जाम्पल हो गया ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एट्सेट्रा। नेक्स्ट है डाइसैकेराइड्स। डाइसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होते हैं। एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज, माल्टोस एंड लैक्टोस। मतलब कि कोई डाइसैकेराइड है, जब हम इसको H2O की हेल्प से इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम देखेंगे हमें 2 to 9 डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन होगी। पॉलीसैकेराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनका हाइड्रोलिसिस करने पे हमें लार्ज नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट्स ऑब्टेन होती हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, गम्स एट्सेट्रा। बेसिकली होता क्या है कि पॉलीसैकेराइड्स पॉलीमर्स ही होते हैं, मतलब इनके अंदर मोनोमर्स की लंबी लंबी चेन जुड़ी होती है। जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें लार्ज क्वांटिटी में अलग अलग मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन हो जाते हैं। एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पॉलीसैकेराइड्स की ये होती है कि ये टेस्ट में स्वीट नहीं होते, इसलिए हम पॉलीसैकेराइड्स को नॉन शुगर भी बोलते हैं।
कार्बोहाइड्रेट्स को हम एक और तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू रिड्यूसिंग शुगर्स एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। यहाँ पे आ रहेगा रिड्यूसिंग, सिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग शुगर्स ऐसी शुगर्स होती हैं जो फेलिंग्स या टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देती हैं। अब जैसा कि आप जानते होंगे कि जितने भी एल्डिहाइड्स होते हैं वो पॉजिटिव फेलिंग्स एंड टोलेंस टेस्ट को शो करते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है एंड उसके अंदर फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो एक रिड्यूसिंग शुगर है। सो जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं जिनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें हम कह सकते हैं कि वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि अगर कोई शुगर के अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसे भी एक रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स को हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि कोई भी शुगर है वो फेलिंग्स या टोलेंस टेस्ट को पॉजिटिव वे में शो कर रहा है, इसका मतलब कि वो वाला शुगर एक रिड्यूसिंग शुगर है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स के बारे में। मोनोसैकेराइड्स का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन देम। अगर हमारे पास एक मोनोसैकेराइड है जिसके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड उसके अंदर 3 कार्बन एटम्स है तो हम उसे बोलेंगे एल्डो ट्रायोज। एल्डो रिप्रेजेंट कर रहा है एल्डिहाइड को एंड ट्रायोज रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। सिमिलरली हम एल्डिहाइडिक कार्बोहाइड्रेट्स का नोमेनक्लेचर कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, एल्डोहेप्टोज, एल्डोहेक्सोज एट्सेट्रा। एंड अगर कोई कार्बोहाइड्रेट ऐसा है जिसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है तो हम उसका नोमेनक्लेचर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीटो, जैसे कि कीटो ट्रायोज, कीटो टेट्रोज, कीटो पेंटोज। एग्जाम्पल के लिए जैसे कीटो हेक्सोज, इसका मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं जिसके अंदर से एक कार्बन एटम ऐसा है जो कीटोनिक ग्रुप को फॉर्म कर रहा है। एनसीईआरटी में 3 मोनोसैकेराइड्स गिवन है जो हमें डिटेल में पढ़ने हैं। वो हैं ग्लूकोज, गैलेक्टोस एंड फ्रक्टोस। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस के अंदर 6 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं एंड उनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसलिए हम ग्लूकोज एंड गैलेक्टोस को एल्डोहेक्सोज बोलते हैं। एंड हमें एक कीटो हेक्सोज को भी स्टडी करना है जो कि है फ्रक्टोस। नाम से पता चल रहा है कीटो मतलब इसके अंदर कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स भी प्रेजेंट है। स्टार्ट करेंगे हम ग्लूकोज से। सबसे पहले हम देखेंगे हम ग्लूकोज को एक्चुअली प्रिपेयर कैसे करते हैं। एनसीईआरटी में 2 तरीके दे रखे हैं ग्लूकोज को प्रिपेयर करने के लिए। पहला तरीका है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सुक्रोज या केन शुगर को लेते हैं। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C6H22O11। जब हम सुक्रोज को बॉईल करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl या H2SO4 तो होता क्या है कि सुक्रोज टूट जाता है इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। हमें कुछ इस तरीके से ग्लूकोज मिल जाता है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज का आप देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो इन दोनों का सेम है, लेकिन ग्लूकोज एक एल्डोहेक्सोज है एंड फ्रक्टोज एक कीटोहेक्सोज है। ग्लूकोज को हम स्टार्च से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। स्टार्च मैंने आपको बताया था कि एक पॉलीसैकेराइड होता है। पॉलीसैकेराइड बेसिकली एक पॉलीमर होता है जिसके अंदर मोनोसैकेराइड्स के बहुत सारे यूनिट्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। होता क्या है कि स्टार्च के अंदर बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस कर देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 एट 393 केल्विन। अगर हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें मिल जाएंगे ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को थोड़ी डिटेल में स्टडी करेंगे। ग्लूकोज जैसा कि मैंने आपको बताया था एक एल्डोहेक्सोज होता है एंड ग्लूकोज का एक स्पेशल नेम होता है जो होता है डेक्सट्रोज। मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से हम ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिराइव कर सकते हैं। अब हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए तो हमें पता चला कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H12O6। सबसे पहले हमने क्या किया कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड किया। अब हम क्या करेंगे कि इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। HI जैसा कि आप जानते होंगे कि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जब भी हम ग्लूकोज को HI के अंदर हीट करेंगे हमें मिल जाएगा N-हेक्सेन। N-हेक्सेन हमें मिल गया, इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर जितने भी 6 कार्बन एटम है
वो एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। HI क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, वो क्या करता है कि ऑक्सीजन एटम्स को बाहर निकाल देता है एंड हाइड्रोजन एटम्स को ऐड कर देता है, तो हमें मिल जाता है N-हेक्सेन। ग्लूकोज की हमने एक और प्रॉपर्टी को ऑब्जर्व किया, उसके अंदर हुआ कि जब भी हमने ग्लूकोज को हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ रिएक्ट कराया तो हमें एक ऑक्साइम मिल गया, एंड जब भी हम ग्लूकोज को HCN से रिएक्ट कराते हैं तो रिएक्शन हो जाता है एंड प्रोडक्ट में हमें एक साइनोहाइड्रिन ऑब्टेन हो जाता है। अब इन दोनों रिएक्शन से हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, क्योंकि NH2OH एंड HCN का रिएक्शन कार्बोनिल सी शो करते हैं, जैसा कि आपने पढ़ा होगा एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के चैप्टर में। अब लास्ट रिएक्शन की हेल्प से हमें पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब या तो वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड की फॉर्म में हो सकता है या फिर वो कीटोन की फॉर्म में हो सकता है। तो हमने क्या किया कि ग्लूकोज को एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट करा दिया, फॉर एग्जांपल ब्रोमीन वाटर। ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज कर देता है एंड हमें मिल जाता है ग्लूकोनिक एसिड। इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है वो है एल्डिहाइड, क्योंकि जो कीटोन होता है वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता। इससे हमें ये पता चलता है कि जो भी कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर वो है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप। सो ब्रोमीन वाटर तो एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, जब हमने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया हमें मिल गया ग्लूकोनिक एसिड। इससे हमें पता चल गया कि ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हमने क्या किया, ये वाला जो ग्लूकोनिक एसिड लिया, इसको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट कराया जो कि होता है नाइट्रिक एसिड। सो हम क्या देखेंगे कि हम ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नाइट्रिक एसिड, हमें मिल जाएगा सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसके एंड्स पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज है उसके एक एंड पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है जो ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, एंड जो दूसरा एंड है वहाँ पे एक प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। यहाँ पे जितने भी अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप्स होते हैं एंड इनका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, लेकिन जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है जो एक एंड पे है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड हमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है। सो अब तक हमें ये पता चल चुका है कि ग्लूकोज एक लीनियर मॉलिक्यूल है, इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसके अंदर एक प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप भी प्रेजेंट है। अब हम ग्लूकोज को रिएक्ट कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। अब हमें एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन याद रखना है, वो ये है कि अल्कोहल प्लस एनहाइड्राइड गिव्स एस्टर प्लस एसिड। अल्कोहल फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मिथेनॉल CH3OH, एनहाइड्राइड हमने ले लिया एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड होता है एसिटिक एसिड का एनहाइड्राइड, मतलब कि ये जब हम इन दोनों को रिएक्ट कराएंगे तो होगा क्या कि ये वाला पोर्शन है ये तो एसिड बना के बाहर निकल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3COOH, एसिटिक एसिड प्लस CH3O, ये वाला हमें एस्टर मिल जाएगा। सिमिलर रिएक्शन कुछ यहाँ पे भी होता है। अब हमने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। पेंटाएसीटेट जैसा कि हमें नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर टोटल 5 एस्टर ग्रुप्स प्रेजेंट है। अब हमें 5 एस्टर के ग्रुप्स मिल गए हैं, इसका मतलब ये है कि जो हमने ग्लूकोज लिया, जो हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया, उसके अंदर 5 OH ग्रुप्स पहले से प्रेजेंट थे। हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो 5 OH ग्रुप्स थे वो अलग अलग कार्बन एटम के ऊपर लगे हुए थे। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर एक कार्बन एटम के अंदर 2-2 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक एल्डिहाइड ग्रुप के अंदर,
क्योंकि एक कार्बन एटम के अंदर दो दो OH ग्रुप्स प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हमें प्रोडक्ट के अंदर 5 एस्टर ग्रुप्स मिल गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो हमने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लिया उसके अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है। सो एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमने अब तक कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए हैं। सबसे पहले तो हमने मोल कॉन्सेप्ट की हेल्प से ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को फाइंड किया। उसके बाद हमने देखा जब हम ग्लूकोज को HI के साथ रिएक्ट कराते हैं हमें मिलता है हेक्सेन। इससे हमें यह पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन एटम्स हैं जो कि एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। ये ग्लूकोज का असली वाला स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आप देख सकते हो कि ग्लूकोज के 6 एटम्स एक स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड है। उसके बाद हमने देखा जब हम ग्लूकोज को HCN या NH2OH के साथ रिएक्ट कराते हैं हमें एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। इससे हमें यह पता चला कि ग्लूकोज के अंदर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। अब वो कार्बोनिल ग्रुप एक कीटोनिक ग्रुप भी हो सकता है एंड एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकता है। अब कीटोनिक ग्रुप एंड एल्डिहाइडिक ग्रुप के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया जो कि होता है ब्रोमीन वाटर। जब हमने ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया हमें मिल गया ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड मिल गया इसका मतलब यह है कि ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया। अब ग्लूकोज ऑक्सीडाइज हो गया इसका मतलब ये है कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है वो एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो ग्लूकोज के अंदर एक CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब उसके बाद हमने ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोज लिया, उसको रिएक्ट कराया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट कराने के बाद हमें मिल गया सैक्रिक एसिड। सैक्रिक एसिड कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसके दोनों एंड्स पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो गया एंड जो दूसरा ग्रुप ऑक्सीडाइज हुआ वो एक प्राइमरी अल्कोहल था। सो इस ऑब्जर्वेशन से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज के एक एंड पे प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट होता है। लास्ट में हमने ग्लूकोज को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया। अब एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराने पे हमें मिल गया ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। उससे हमें ये पता चला कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट है जो डिफरेंट कार्बन एटम्स पे अटैच है। अब इन सभी ऑब्जर्वेशन की हेल्प से हमें ग्लूकोज का फाइनल स्ट्रक्चर मिल गया जो कि ऐसा दिखता है। सो हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर तो पता चल गया था, लेकिन हमें OH एटम्स एंड H एटम्स का स्पेशल अरेंजमेंट के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। मतलब हमें ये नहीं पता चल पा रहा था कि कौन से कार्बन एटम पे OH इज़ ऑन द राइट या फिर कौन से कार्बन एटम पे OH लेफ्ट पे है। अब इस चीज़ की जानकारी हमें एक साइंटिस्ट ने दी जिनका नाम था फिशर। अब फिशर ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए एंड उन्होंने ग्लूकोज के अंदर हाइड्रोजन एंड OH एटम्स की स्पेशल अरेंजमेंट को भी पता लगा लिया। सो जो ग्लूकोज होता है उसके अंदर OH एंड H की स्पेशल अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। सो फाइनली हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पता चल गया अलोंग विद द स्पेशल अरेंजमेंट। अब हम बायोमोलिक्यूल्स के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे कि बायोमोलिक्यूल के अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री का रोल क्या होता है। इनैंशियोमर्स के बारे में आपने चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा था, एल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर में। सो इनैंशियोमर्स ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेजेस होते हैं, लेकिन वो दोनों मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल होती हैं। सो इनैंशियोमर तो आप पढ़ चुके हो। अब आप देखो डायस्टीरियोमर क्या होते हैं। डायस्टीरियोमर ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते रहें, लेकिन वो साथ के साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल होने के साथ वो एक दूसरे की मिरर इमेजेस भी नहीं होते। सो डायस्टीरियोमर्स को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं। हमने मॉलिक्यूल 1 लिया एंड मॉलिक्यूल 2 लिया। अब आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल सेम है, बस एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है कार्बन नंबर 2 के अंदर। कार्बन नंबर 2 के अंदर क्या है कि जो फ्लोरीन का एटम है वो इस वाले कार्बन के अंदर राइट साइड पे है एंड इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर जो फ्लोरीन है वो लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट है। अब कार्बन नंबर 2 पे फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन की अलग अलग अरेंजमेंट होने की वजह से ये दोनों मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर बन गए। अब ये दोनों मॉलिक्यूल स्टीरियो आइसोमर तो हैं, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल ना तो एक दूसरे की मिरर इमेज है एंड ना ही ये दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकती हैं।
सो ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं एंड वो नॉन मिरर इमेजेस होते हैं, उनको हम डायस्टीरियोमर्स बोलते हैं। मतलब कि मॉलिक्यूल 1 और 2 आर डायस्टीरियोमर्स अबाउट कार्बन नंबर 2। कार्बन नंबर 2 हमने इसलिए कहा क्योंकि इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर जो सेकंड कार्बन एटम है, सिर्फ वहीं पे अलग अलग कन्फिग्रेशन प्रेजेंट है, लेकिन बाकी के मॉलिक्यूल के अंदर सेम अरेंजमेंट ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मॉलिक्यूल 2 एंड मॉलिक्यूल 3 का। इसके अंदर आप देखोगे कि ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी बिल्कुल सेम है, लेकिन इनकी कन्फिग्रेशन अबाउट कार्बन नंबर 1 अलग अलग है। इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर आप देखोगे क्लोरीन लेफ्ट में प्रेजेंट है, एंड इस वाले मॉलिक्यूल में देखोगे कि क्लोरीन राइट में प्रेजेंट है। बाकी का कंप्लीट मॉलिक्यूल दोनों केसेस में सेम है। ये दोनों मॉलिक्यूल्स भी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एंड साथ के साथ ये दोनों मॉलिक्यूल्स नॉन मिरर इमेजेस है। हम कह सकते हैं मॉलिक्यूल 2 एंड मॉलिक्यूल 3 आर डायस्टीरियोमर्स अबाउट कार्बन नंबर 1। अब ऐसे डायस्टीरियोमर्स जिनके अंदर सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे अलग अलग कन्फिग्रेशन होती है, उन्हें हम एनोमर्स बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि एनोमर्स एक डायस्टीरियोमर्स का स्पेशल केस है, जिसके अंदर सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे अलग कन्फिग्रेशन होती है एंड बाकी का मॉलिक्यूल कम्प्लीटली सेम होता है। कार्बोहाइड्रेट्स के नोमेनक्लेचर के लिए हम एक रेफरेंस कंपाउंड लेते हैं, इसका नाम है ग्लिसरल्डिहाइड। ग्लिसरल्डिहाइड में आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि ग्लिसरल्डिहाइड्स की दो इनैंशियोमेरिक फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इनैंशियोमर्स ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, लेकिन वो एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं। जो प्लस वाला स्टीरियोआइसोमर होता है, मतलब जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी स्टीरियोआइसोमर होता है, इसके अंदर आप देखोगे कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, मतलब जो ये वाला कार्बन एटम है, इसके अंदर OH इज़ ऑन द राइट साइड। एंड जो माइनस वाला स्टीरियोआइसोमर है, मतलब ऐसा स्टीरियोआइसोमर जो लीवो रोटेटरी है, उसके अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है, इसके अंदर आप देखोगे कि OH ग्रुप लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। हमने क्या किया कि इस रेफरेंस कंपाउंड की हेल्प से हमने एक रूल बना लिया कि अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH वाला ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट होगा तो हम उसको डी कन्फिग्रेशन के नाम से जानेंगे, एंड अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो हम उसे एल कन्फिग्रेशन के नाम से बोलेंगे। अब हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, उससे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हमने ग्लूकोज के दो इनैंशियोमर बनाए, D प्लस ग्लूकोज एंड L प्लस ग्लूकोज। प्लस साइन जो होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मॉलिक्यूल है, लेकिन जो D एंड L है ये हमें बताते हैं कि जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है वहाँ पे OH की कन्फिग्रेशन क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप लेफ्ट साइड पे होगा तो हम उसे एल कन्फिग्रेशन बोलेंगे, एल मतलब लेफ्ट कन्फिग्रेशन बोलेंगे। एंड अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है तो हमें उसे डी कन्फिग्रेशन के नाम से बोलेंगे। एक बात हमें याद रखनी है कि जो D एंड L वर्ड्स है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को बिल्कुल भी नहीं दिखाते। D एंड L जो लेटर्स है, इससे हमें ये पता चलता है कि सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH एंड H की ओरिएंटेशन क्या है। ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो हमें पता चलता है प्लस एंड माइनस की हेल्प से। अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का हम साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो हमने देखा था वो तो लीनियर स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, लेकिन हम ग्लूकोज का एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। अब देखते हैं कि वो कैसे बनेगा। उसके लिए हम सबसे पहले रिवाइज करेंगे एक रिएक्शन जो हमने एल्डिहाइड्स एंड कीटोन वाले चैप्टर में पढ़ा था, वो था फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स। इसके अंदर हमने देखा था कि एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल दोनों रिएक्ट करते हैं और हमें मिल जाता है एक हेमी एसिटल। देखते हैं ये रिएक्शन होता कैसे है। हमने कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया एंड एक हमने अल्कोहल ले लिया। जो ये वाला कार्बन एटम है इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज होगा, एंड ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है इस पर डेल्टा नेगेटिव का चार्ज होगा। ऑक्सीजन एटम पे आप जानते होंगे कि लोन पेयर होता है। अब ये लोन पेयर इस वाले कार्बन एटम को डोनेट कर देगा,
तो होगा क्या कि ये मिल जाएगा। यहाँ से अल्कोहल एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो होगा क्या कि ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी एंड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो होगा क्या कि ये वाला हाइड्रोजन एटम बाहर निकल जाएगा H+ की फॉर्म में एंड ये यहाँ पे आ जाएगा। तो फाइनली हमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल मिल जाएगा RCOH H एंड OR1। ऐसे मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं हेमी एसिटल। सो हेमी एसिटल में हमने देखा कि एक एल्डिहाइड और एक अल्कोहल रिएक्ट करते हैं। अब आप देख चुके हो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है एंड अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट होता है। सो होता क्या है कि हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है D+ ग्लूकोज। डी कन्फिग्रेशन है, इससे हमें ये पता चलता है कि OH राइट साइड पे है ऑन कार्बन नंबर 5। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो होगा क्या कि वही एल्डिहाइड प्लस अल्कोहल का रिएक्शन होगा। ये वाला ऑक्सीजन एटम अपने लोन पेयर को इस वाले कार्बन एटम को डोनेट कर देगा। ये वाली बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगी एंड ये वाला हाइड्रोजन एटम यहाँ पे पहुँच जाएगा। अब ये वाला रिएक्शन होने के कारण हमें एक हेमी एसिटल मिल गया, हेमी एसिटल। और हेमी एसिटल जैसा कि मैंने आपको बताया था कैसा दिखता है, कार्बन के ऊपर एक OR1 अटैच होता है, एक अल्कोहल अटैच होता है, एक हाइड्रोजन एटम अटैच होता है एंड एक अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये वाला कार्बन एटम आप देखो, इसके ऊपर OH है, H है, नीचे अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड यहाँ पे आप देखोगे OR ग्रुप प्रेजेंट है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक हेमी एसिटल फॉर्म हो गया। अब इस वाले कार्बन एटम के ऊपर हेमी एसिटल बन गया। ये वाला जो हाइड्रोजन एटम था ये शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया, हमें OH मिल गया। अब ये वाला OH लेफ़्ट पे भी हो सकता है एंड ये वाला OH राइट पे भी हो सकता है। तो इसलिए जब OH राइट पे प्रेजेंट होगा तो हम उसके लिए अल्फ़ा यूज़ करेंगे एंड जब OH लेफ़्ट पे प्रेजेंट होगा हम उसके लिए बीटा यूज़ करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हमने देखा कि साइक्लिक फॉर्म बन गई ग्लूकोज की, इसके अंदर भी साइक्लिक फॉर्म बन गई ग्लूकोज की, क्योंकि हुआ क्या कि यहाँ पे एक इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन हुआ जिसके कारण एक एसिटल बन गया। इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर आप देख सकते हो OH राइट पे प्रेजेंट है इसलिए हमने यूज़ किया अल्फ़ा। इस वाले मॉलिक्यूल के अंदर OH लेफ़्ट पे प्रेजेंट है इसलिए हमने यूज़ किया बीटा। एक और बात जो नोटिस करने वाली है, ये वाला मॉलिक्यूल एंड ये वाला मॉलिक्यूल कम्प्लीटली सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है, वो ये है कि कार्बन नंबर 1 पे OH यहाँ पे राइट साइड पे है एंड इस वाले मॉलिक्यूल में कार्बन नंबर 1 पे OH लेफ़्ट साइड पे है। अब ये वाला मॉलिक्यूल एंड ये वाला मॉलिक्यूल दोनों ही डायस्टीरियोमर्स है। डायस्टीरियोमर्स इसलिए है क्योंकि ना तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है एंड ना ही ये मिरर इमेज है। अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल एंड ये वाला मॉलिक्यूल दोनों स्टीरियोआइसोमर्स हैं। ऐसा इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि इन दोनों कंपाउंड्स में सिर्फ एटम्स की ओरिएंटेशन अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। अब स्टीरियोआइसोमर्स में भी ये दोनों मॉलिक्यूल्स डायस्टीरियोमर्स है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है एंड नॉन मिरर इमेजेस हैं। अब डायस्टीरियोमर्स में भी मैंने आपको एक स्पेशल केस बताया था जो था एनोमर्स का। एनोमर्स ऐसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं जो कार्बन नंबर 1 पे अलग अलग कन्फिग्रेशन शो करते हैं, जैसा कि हमने इन दोनों कंपाउंड्स का एग्जाम्पल देखा था। अब आप ध्यान से देखो, जो ये दोनों कंपाउंड्स हैं इसके अंदर भी सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे OH एंड H की ओरिएंटेशन अलग अलग है, बाकी का पूरा मॉलिक्यूल सेम है। इसलिए हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा
आर एनोमर्स। ये वाला अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के एनोमर्स हैं। अब एनोमर्स में एक और नोट करने वाली बात है कि जो कार्बन नंबर 1 होता है, जहाँ पे ओरिएंटेशन एटम्स की अलग अलग होती है, उसे हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। सो एक बार फिर से बता देता हूँ, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा से हमें पता चलता है कि OH कार्बन नंबर 1 पे राइट साइड पे प्रेजेंट है। डी से हमें पता चलता है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है उसके अंदर OH राइट साइड पे प्रेजेंट है। एंड प्लस से हमें पता चलता है कि ये वाला कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। इस वाले कंपाउंड का नाम है बीटा डी ग्लूकोज। बीटा से हमें पता चलता है कि जो कार्बन नंबर 1 है, जो एनोमेरिक कार्बन है, वहाँ पे OH लेफ्ट साइड पे है। डी से हमें पता चलता है कि इस वाले कंपाउंड के अंदर जो सेकंड लास्ट कार्बन है, वहाँ पे OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है। प्लस से हमें पता चलता है कि ये वाला कंपाउंड इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी। कंफ्यूज नहीं होना, बीटा अलग इन्फॉर्मेशन देता है, डी अलग इन्फॉर्मेशन देता है, एंड प्लस माइनस अलग अलग इन्फॉर्मेशन देते हैं। जो अल्फा और बीटा होता है उससे हमें पता चलता है कि जो कार्बन नंबर 1 है या एनोमेरिक कार्बन है उस पे OH कहाँ पे प्लेस है। डी और एल से हमें पता चलता है जो सेकंड लास्ट कार्बन एटम है वहाँ पे OH या H कहाँ पे प्रेजेंट है। प्लस माइनस से हमें ये पता चलता है कि कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या फिर लीवो रोटेटरी है। अब आप ये भी कह सकते हो कि अल्कोहलिक ग्रुप तो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस वाले अल्कोहल ने यहाँ पे अटैक क्यों नहीं किया, सिर्फ इसी वाले अल्कोहल ने यहाँ पे अटैक क्यों किया? इसका आंसर ये है कि अब अगर ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें एक ऐसी रिंग मिलेगी जो 6 मेंबर्ड रिंग होगी। 6 मेंबर्ड रिंग कैसे? जैसा कि आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वाली जो रिंग बन रही है इसके अंदर टोटल 6 मेंबर्स प्रेजेंट है। 5 कार्बन एटम है एंड एक ऑक्सीजन एटम है। अगर ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप अटैक करेगा तो हमें अगर ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे अटैक कर लेगा तो हमें एक 7 मेंबर्ड रिंग मिलेगी। लेकिन जैसा कि आप जानते हो कि 6 मेंबर्ड रिंग की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है 7 मेंबर्ड रिंग से, इसीलिए हमेशा कार्बन नंबर 5 पे जो OH ग्रुप होता है वो अटैक करता है कार्बन नंबर 1 के एल्डिहाइड ग्रुप पे। अब हम देख लेते हैं कि ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करने की नीड ही क्या पड़ी। अगर हमारे पास एक लीनियर स्ट्रक्चर था, वो हमें सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर रहा था, उसके बावजूद हमने रिंग स्ट्रक्चर या क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर को अलग से क्यों स्टडी किया? तो हुआ क्या कि हमने पाया कि ग्लूकोज ना ही स्किफ टेस्ट को पॉजिटिव शो कर रहा था, ना ही 2,4-DNP टेस्ट को पॉजिटिव शो कर रहा था, ना ही वो NaHCO3 से रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड एडिशन को शो कर रहा था। अब अगर ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि उसको स्किफ टेस्ट 2,4-DNP टेस्ट तो शो करने पड़ेंगे, क्योंकि जितने भी एल्डिहाइड्स होती हैं वो स्किफ टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, NaHCO3 टेस्ट सबको पॉजिटिव शो करती हैं। लेकिन ग्लूकोज जो था वो ये पॉजिटिव टेस्ट शो नहीं कर रहा था। एक और ऑब्जर्वेशन जो हमने देखी वो ये थी कि जो ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट था वो हाइड्रोक्सिलअमीन मतलब NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। ये ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट है, ये NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा था। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन उसके बावजूद ये NH2OH के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि ग्लूकोज के अंदर CHO या एल्डिहाइडिक ग्रुप तो प्रेजेंट है, लेकिन वो फ्री नहीं है। फ्री मतलब वो किसी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट है। जैसा कि आप ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर में देख सकते हो, ये जो CHO ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एक क्लोज्ड चेन बना लेता है। अब क्लोज्ड चेन बन जाती है, इसके कारण से जो एल्डिहाइड्स के कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस होते हैं वो ग्लूकोज नहीं दिखाता। तो इसी वजह से हमें ग्लूकोज के लिए क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर को स्टडी करना पड़ा। अब हमने ग्लूकोज के क्लोज्ड रिंग स्ट्रक्चर को स्टडी किया
तो हमें पता चला कि ग्लूकोज भी दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, एक तो अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। अब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, जो अल्फा डी ग्लूकोज है उसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, लेकिन जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 423 केल्विन। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज के बीच का डिफरेंस बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें अच्छे से मेमोराइज करना है। सो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो हो गया मेल्टिंग पॉइंट का। एक और डिफरेंस होता है अल्फा और बीटा फॉर्म में, वो ये होता है कि जब भी हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज लेते हैं, उसकी क्रिस्टलाइजेशन करते हैं एट 303 केल्विन, तब हमें मिलता है अल्फा ग्लूकोज। लेकिन अगर हम हॉट एंड सैचुरेटेड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे ग्लूकोज का, उसको हीट करेंगे 371 केल्विन पे, तो हमें बीटा डी ग्लूकोज मिलेगा। अब 303 केल्विन एंड 371 केल्विन ये दोनों वैल्यूज़ हमें लर्न रखनी है। 303 केल्विन अबाउट 30 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि रूम टेम्परेचर पे होता है। तो हम याद कैसे कर सकते हैं कि हमें रूम टेम्परेचर पे तो अल्फ़ा फॉर्म मिलती है, लेकिन जब हम 98 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाते हैं, मतलब वाटर के बॉइलिंग पॉइंट के आसपास पहुंच जाती हैं, वहाँ पे हमें बीटा फॉर्म मिलती है। सो ग्लूकोज में इतना ही था। अब हम देखेंगे फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक कीटो हेक्सोज है। कीटो मतलब इसके अंदर कीटोजेनिक ग्रुप प्रेजेंट है, हेक्सोज मतलब इसके अंदर 6 कार्बन एटम्स प्रेजेंट है। फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, ग्लूकोज के से सेम होता है, वो होता है C6H12O6, लेकिन इसका स्ट्रक्चर अलग होता है ग्लूकोज से। इसके अंदर एक कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। फ्रक्टोज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है कि ये एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। लीवो रोटेटरी कंपाउंड मतलब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट कर देता है। फ्रक्टोज बिलोंग्स टू डी सीरीज़। अब डी सीरीज़ का मतलब ये है कि जो सेकंड लास्ट कार्बन है, जो फिफ्थ कार्बन है, वहाँ पे OH राइट साइड पे प्रेजेंट है। सो इसलिए आप देखोगे कि इस मॉलिक्यूल का नामकरण हमने किया है डी माइनस फ्रक्टोज। फ्रक्टोज तो हो गया मॉलिक्यूल का नाम, माइनस से पता चला कि ये एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। सुक्रोज, जैसा कि आपने देखा था कि उसके आगे हम प्लस लिखते थे, मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, लेकिन फ्रक्टोज के आगे हम माइनस लिखते हैं, इसका मतलब ये एक लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। डी से हमें पता चलता है कि कार्बन नंबर 5 पे OH ग्रुप राइट साइड पे प्रेजेंट है। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि कीटोन प्लस एल्कोहल गिव्स कीटल एंड एल्डिहाइड प्लस एल्कोहल गिव्स हेमीएसिटल। तो हेमीएसिटल तो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बनता है। अब फ्रक्टोज के अंदर एक कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक एल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। कीटोनिक ग्रुप यहाँ पे है, एल्कोहलिक ग्रुप यहाँ पे है। सो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे ये वाले ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये इस पे अटैक करेगा एंड एक कीटल बना देगा। सो जैसा कि आपने देखा था कि सुक्रोज भी अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, उसी तरह फ्रक्टोज का जो साइक्लिक फॉर्म होता है वो भी अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब ये वाला H एटम यहाँ पे OH बनाएगा तो OH यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है एंड यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकता है। सो जब भी OH राइट साइड पे प्रेजेंट होगा हम उसे बोलेंगे अल्फ़ा, एंड जब भी OH लेफ़्ट साइड पे प्रेजेंट होगा तो हमें उसे बोलेंगे बीटा। अल्फ़ा से हमें पता चलता है कि OH राइट साइड पे है, एंड बीटा से हमें पता चलता है कि OH लेफ़्ट साइड पे है। डी से हमें पता चलता है कि जो कार्बन नंबर 5 है वहाँ पे OH राइट साइड पे प्रेजेंट है, यहाँ पे भी डी लिखा है, मतलब OH राइट साइड पे प्रेजेंट है। माइनस से हमें पता चलता है कि ये वाला कंपाउंड लीवो रोटेटरी है। अब हम देख लेते हैं कि साइक्लिक स्ट्रक्चर्स के हैवॉर्थ प्रोजेक्शंस हम कैसे बना सकते हैं। हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनाने के लिए हमें एक बात याद रखनी होगी कि राइट साइड वाली चीज़ नीचे आएगी एंड लेफ़्ट साइड वाली चीज़ ऊपर आएगी। अब देखते हैं कि हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनेगी कैसे।
मान लिया कि हमें हैवॉर्थ प्रोजेक्शन बनानी है अल्फ़ा डी ग्लूकोज की, तो हम क्या करेंगे, एक हेक्सागन बना देंगे। एक हमने 6 मेंबर्ड रिंग बना दी। इसके अंदर आप देखोगे ऑक्सीजन एटम को यहाँ पे प्लेस कर देंगे। सबसे पहले हम ऐसे डंडे मार देंगे। यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे कार्बन नंबर 2, 3, 4 एंड ये जो है ये कार्बन नंबर 5 है। हम क्लॉकवाइज सेंस में घूमेंगे ऐसे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो भी राइट साइड पे चीज़ होगी वो नीचे आएगी। यहाँ पे राइट साइड पे OH है तो OH नीचे आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 पे भी राइट साइड पे OH है तो OH नीचे आ जाएगा। कार्बन नंबर 3 में राइट साइड में H है तो H को हमने नीचे लिख दिया। यहाँ पे राइट साइड पे कार्बन नंबर 4 पे OH है तो हम OH को नीचे लिख देंगे। अब आएंगे कार्बन नंबर 5 पे। कार्बन नंबर 5 पे हम देखेंगे कि हमेशा जो भी हैवियर ग्रुप होगा उसे हम ऊपर लिख देंगे। मतलब कि यहाँ पे हैवियर ग्रुप है CH2OH, उसको हम हमेशा ऊपर लिख देंगे। अब मैंने आपको बताया था लेफ़्ट वाला जो भी होगा वो ऊपर आएगा। मतलब यहाँ कार्बन नंबर 1 पे H लेफ़्ट पे है तो हम H को ऊपर लिख देंगे। कार्बन नंबर 2 में भी H लेफ़्ट पे है तो हम H को ऊपर लिख देंगे। कार्बन नंबर 3 में OH लेफ़्ट पे है तो यहाँ पे OH ऊपर आ जाएगा। कार्बन नंबर 4 पे H लेफ़्ट पे है तो यहाँ पे H ऊपर आ जाएगा। कार्बन नंबर 5 पे CH2OH हम लगा चुके हैं, अब बचा H तो H यहाँ पे नीचे आ गया। तो हमें मिल गई अल्फ़ा डी ग्लूकोज का एक हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। ये बन गई अल्फ़ा डी ग्लूकोज की हैवॉर्थ प्रोजेक्शन। जो कार्बन नंबर 6 था वो यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे हम 6 ऐसे लेबल कर देंगे। अल्फ़ा डी ग्लूकोज का हम हैवॉर्थ स्ट्रक्चर देख चुके हैं। यहाँ पे ये वाला सेम टू सेम यही बना हुआ है। अब हम देखते हैं बीटा डी ग्लूकोज का हैवॉर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। अब मैंने आपको बताया था कि जो अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म होती है वो एनोमर्स होती हैं। एनोमर्स ऐसे डायस्टीरियोमर्स होते हैं या ऐसे स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं जो कार्बन नंबर 1 पे अपनी ओरिएंटेशन को चेंज करते हैं। मतलब कि यहाँ पे कार्बन नंबर 1 पे H ऊपर है, OH नीचे है, तो हमें इसकी बीटा फॉर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 1 पे ओरिएंटेशन चेंज कर देंगे। मतलब OH को ऊपर ले आएंगे एंड H को नीचे ले आएंगे। ऐसा करने से हमें बीटा फॉर्म मिल जाएगी। अब आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो बीटा फॉर्म में, बाकी का तो सेम रहेगा, बस इस वाले केस में कार्बन के राइट साइड में H है, इसलिए राइट साइड वाला मैंने कहा था नीचे आएगा, तो हमने हाइड्रोजन यहाँ पे नीचे रख दिया। अब हमने ये जो हैवॉर्थ प्रोजेक्शंस बनाई हैं, ये हैवॉर्थ प्रोजेक्शन एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करती है, या हैवॉर्थ प्रोजेक्शन ये एक मॉलिक्यूल के जैसी दिखती है जिसे हम पायरान बोलते हैं। इसीलिए हम अल्फ़ा डी ग्लूकोज को अल्फ़ा डी ग्लूको पायरानोज भी बोल सकते हैं एंड बीटा डी ग्लूकोज को बीटा डी ग्लूको पायरानोज भी बोल सकते हैं। अल्फ़ा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज का एग्जांपल हम देखेंगे कि इसकी हैवॉर्थ प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग बनेगी। तो हम क्या करेंगे, एक 5 मेंबर्ड रिंग बना देंगे कुछ ऐसे, ऑक्सीजन को टॉप पे रख देंगे। अब रूल्स वही फॉलो करेंगे कि जो राइट साइड पे होगा वो नीचे आ जाएगा एंड जो लेफ़्ट साइड पे होगा वो ऊपर आ जाएगा। कार्बन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे, ऐसे हम क्लॉकवाइज ऑर्डर में एटम्स की नंबरिंग कर देंगे। तो वही जैसा हमने पहले रूल फॉलो किया था वही होगा। OH राइट साइड पे है इसलिए नीचे आ गया, H नीचे आ गया, OH नीचे आ गया। अब जो कार्बन नंबर 5 बचा यहाँ पे, इस पे आप देखोगे जो हैवियर ग्रुप है CH2OH वो ऊपर आ जाएगा। अब CH2OH ऊपर आ गया तो H यहाँ पे नीचे आ जाएगा। लेफ़्ट वाला मैंने आपको कहा था कि ऊपर आ जाएगा। अब कार्बन नंबर 4 पे H यहाँ पे लेफ़्ट पे है इसलिए ये ऊपर आ गया। सिमिलरली ऐसे बाकी का मॉलिक्यूल भी बना सकते हो। अब अल्फ़ा डी फ्रक्टोज एक एनोमर होता है बीटा डी फ्रक्टोज का। अब हमें अल्फ़ा से बीटा फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करेंगे
कि कार्बन नंबर 2 पे OH एंड CH2OH की पोजीशंस को इंटरचेंज कर देंगे तो हमें मिल जाएगी बीटा फॉर्म। अब बीटा एंड अल्फ़ा फॉर्म्स के लिए हम फ्रक्टोफ्यूरेनोज भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये वाला जो हैवोथ प्रोजेक्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक मॉलिक्यूल को, ऐसे मॉलिक्यूल को जिसका नाम होता है फ्यूरान। ग्लूकोज के हैवोथ प्रोजेक्शंस हमने देखे थे, एक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका नाम होता है पायरान, एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल की हैवोथ प्रोजेक्शन रिप्रेजेंट करती है फ्यूरैन को, इसलिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं फ्रक्टोफ्यूरेनोज। अब इसी के साथ मोनोसैकेराइड्स ख़त्म होता है। अब देखेंगे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं। डाइसैकेराइड्स मैंने आपको बताया था, जब इनका हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें दो अलग अलग मोनोसैकेराइड्स ऑब्टेन होते हैं। डाइसैकेराइड्स हमारे सिलेबस में 3 है, माल्टोस, लैक्टोस एंड सुक्रोज। तीनों को हम स्टडी करेंगे एक एक करके। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डाइसैकेराइड्स को जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें 2 to 9 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। अब हम ये भी कह सकते हैं कि एक डाइसैकेराइड्स में अलग अलग मोनोसैकेराइड्स जॉइन हो रखे होते हैं, एंड जब हम इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो होता क्या है कि ये वाले मोनोसैकेराइड्स ऐसे सेपरेट हो जाते हैं। एक डाइसैकेराइड्स में जितने भी मोनोसैकेराइड्स जॉइन हो रखे होते हैं वो जॉइन हो रखे होते हैं विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स। अब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनती कैसे है? बेसिकली एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है। कंडेंसेशन रिएक्शन आपने पॉलीमर चैप्टर में पढ़ा होगा। कंडेंसेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसके अंदर एक बॉन्ड फॉर्म होती है विद द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, HCl एट्सेट्रा। जब भी एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है तो H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स के बारे में बताया था। रिड्यूसिंग शुगर्स में होता क्या है कि उनके अंदर एक एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब एक फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण वो फेलिंग्स एंड टोलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर देता है, मतलब ये शुगर खुद ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऐसी शुगर्स को हम रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं। लेकिन जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं उनके अंदर एल्डिहाइड तो प्रेजेंट होता है लेकिन वो फ्री स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता, वो किसी ना किसी कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है। तो हम देखेंगे कि डाइसैकेराइड्स के अंदर हम कैसे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स का पता लगाते हैं। जो सुक्रोज होती है उसके अंदर एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड होता है किसी ना किसी फॉर्म में, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड जो माल्टोस एंड लैक्टोस होते हैं इनके अंदर एल्डिहाइडिक ग्रुप्स फ्री होते हैं, इसलिए ये रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुक्रोज। सुक्रोज होता है C12H22O11। अब जब इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं हमें मिल जाता है डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज। मतलब सुक्रोज एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज की हेल्प से बना हुआ है। जब डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी एंड हमें मिल जाएगा सुक्रोज। अब ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है ये फॉर्म होती है कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज के बीच में एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोज के बीच में। अच्छे से मैं आपको बताता हूँ जगह। जैसे कि हमने अल्फा डी ग्लूकोज ले लिया एंड बीटा डी फ्रक्टोस ले लिया। ग्लूकोपायरानोज ग्लूकोस ही होता है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज फ्रक्टोस होता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब लिखा हुआ है कि कार्बन नंबर 1 ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज जो यहाँ पे है एंड कार्बन नंबर 2 ऑफ बीटा डी फ्रक्टोस यहाँ पे है। इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। तो अब होता क्या है कि ये वाला कार्बन यहाँ पे है, ये वाला कार्बन यहाँ पे है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बननी है। तो ये तो दोनों बिल्कुल ही अपोजिट डायरेक्शन पे लाई कर रहे हैं ये दोनों कार्बन। तो हम क्या करते हैं कि इस वाले फ्रक्टोफ्यूरेनोज के मॉलिक्यूल को 180 डिग्री रोटेट कर देते हैं। मतलब कि ऐसे मॉलिक्यूल को घुमा के हम कार्बन नंबर 2 को यहाँ पे ले आते हैं एंड कार्बन नंबर 5 को यहाँ पे ले आते हैं। अब 180 डिग्री घुमाने से होता क्या है कि यहाँ पे कार्बन नंबर 2 पे OH ऊपर है
लेकिन घुमाने के बाद कार्बन नंबर 2 पे जो OH होगा वो नीचे आ जाएगा। सिमिलरली अदला बदला हो जाएगी, जो चीज़ ऊपर होगी रोटेट करने के बाद नीचे आ जाएगी, एंड जो चीज़ नीचे होगी वो रोटेट करने के बाद ऊपर आ जाएगी। अब चेक कर सकते हो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर अब हुआ क्या कि कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 आमने सामने आ गए। तो अब इन दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होगी। अल्फा डी ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 एंड बीटा डी फ्रक्टोज का कार्बन नंबर 2 आमने सामने आ गए। दोनों के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनेगी। अब जब भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है वो एक कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, मतलब कि एक H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है। सो होगा क्या कि कार्बन नंबर 1 से OH निकलेगा एंड कार्बन नंबर 2 के OH से H निकलेगा। तो ये H2O मॉलिक्यूल यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा एंड कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2 के बीच में एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो जाएगी। अब इस वाले डाइसैकेराइड को हम बोलते हैं सुक्रोज। अब जब भी इस वाले मॉलिक्यूल का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ से मॉलिक्यूल टूट जाएगा एंड हमें वापस से अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा फ्रक्टोज मिल जाएंगे। अब सुक्रोज के हाइड्रोलिसिस में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो है इन्वर्ट शुगर का। बेसिकली होता क्या है कि जो सुक्रोज होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी को प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब हम सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे हमें D प्लस ग्लूकोज मिलेगा एंड D माइनस फ्रक्टोज मिलेगा। प्लस का मतलब वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है एंड माइनस का मतलब फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है। अब ग्लूकोज जो डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाता है उसका मैग्नीट्यूड होता है अबाउट 52.5 डिग्री का प्लस में, एंड जो फ्रक्टोज होता है वो रोटेशन दिखाता है या लीवो रोटेशन दिखाता है नेगेटिव साइड में, जिसका मैग्नीट्यूड होता है -92.4 डिग्री का। तो आप देखोगे कि लीवो रोटेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है एंड डेक्स्ट्रो रोटेशन का मैग्नीट्यूड कम है। तो होता क्या है कि जब ये वाला मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे आता है तो हमें एक ऐसा मिक्सचर मिलता है जो लीवो रोटेटरी होता है, क्योंकि लीवो रोटेशन का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग में तो हमारे पास सुक्रोज था जो डेक्स्ट्रो रोटेशन दिखाया था, प्लस रोटेशन दिखाया था, लेकिन हाइड्रोलिसिस करने के बाद जब वो पूरा मिक्सचर इक्विलिब्रियम पे आएगा तो हम देखेंगे कि वो एक लीवो रोटेटरी मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड इसी प्रोडक्ट को हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। इन्वर्ट शुगर की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में आ सकती है, मेंस में, बोर्ड में, नीट में, कहीं पे भी आ सकती है, तीनों जगह इंपॉर्टेंट है। थोड़ी देर पहले ग्लूकोज में मैंने आपको बताया था जब अल्कोहल इस एल्डिहाइड पे अटैक करता है तो हमें एक हेमी एसिटल मिल जाता है। अब हेमी एसिटल दिखता कैसे है, सेम कार्बन एटम पे, यहाँ पे ये वाला कार्बन एटम है, सेम कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, एक OH प्रेजेंट होता है, एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है एंड एक ईथर ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर ऐसी हेमी एसिटल फॉर्म हमें मिल रही है, मतलब उसके अंदर एक CHO ग्रुप प्रेजेंट है। अब CHO ग्रुप वहाँ पे प्रेजेंट है, इसका मतलब ये है कि वो शुगर रिड्यूसिंग शुगर है। सो अगर हमें पता लगाने की कोई रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं तो हम देखेंगे कि उसके अंदर हेमी एसिटल बनता है कि नहीं बनता है। जैसे कि हम सुक्रोज के अंदर देखेंगे, सुक्रोज के अंदर आप देखोगे कि वहाँ पे कहीं पे भी हेमी एसिटल नहीं बन रहा, मतलब कि कहीं पे भी ऐसा केस अराइज नहीं होगा जहाँ पे सेम कार्बन एटम पे एक ईथर भी प्रेजेंट है, H भी प्रेजेंट है, OH भी प्रेजेंट है एंड एक एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है। आप देख सकते हो ऐसा कोई भी कार्बन एटम प्रेजेंट नहीं होगा, इसलिए सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। माल्टोस भी एक डाइसैकेराइड होता है जो बनता है अल्फा डी ग्लूकोज की हेल्प से। होता क्या है कि दो अल्फा डी ग्लूकोज आमने सामने आते हैं एंड इनके अंदर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है, मतलब कि इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का C1 एंड इस वाले अल्फा डी ग्लूकोज का C4 दोनों आमने सामने आते हैं एंड वहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है। अब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है तो एक H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म हो जाती है एंड हमें माल्टोस मिल जाता है। माल्टोस एक रिड्यूसिंग शुगर होती है क्योंकि यहाँ पे जो एल्डिहाइडिक ग्रुप था
वो कंजर्व रहता है। जैसा कि आप देख सकते हो रिड्यूसिंग शुगर का, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे अगर हेमी एसिटल फॉर्म बन रही है, मतलब कि एक कार्बन एटम पे OH प्रेजेंट है, H प्रेजेंट है, एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है पीछे एंड ईथर ग्रुप प्रेजेंट है, तो हम उसे रिड्यूसिंग शुगर बोल सकते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे कि कार्बन नंबर 1 पे एक हेमी एसिटल फॉर्म होता है, इसलिए ये एक रिड्यूसिंग शुगर है। लास्ट जो डाइसैकेराइड हम देखेंगे वो है लैक्टोस। लैक्टोस बेसिकली मिल्क शुगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये वाला जो डाइसैकेराइड होता है ये मिल्क में प्रेजेंट होता है। अब ये वाला जो डाइसैकेराइड होता है ये बनता है बीटा डी गैलेक्टोस एंड बीटा डी ग्लूकोज से। बीटा डी गैलेक्टोस का स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा आसान होता है, बस आपको सबसे पहले बीटा डी ग्लूकोज बनाना है। ये हमने यहाँ पे बीटा डी ग्लूकोज बना दिया। उसके बाद हम करेंगे क्या, जो कार्बन नंबर 4 एटम होगा उसकी कन्फिग्रेशन को चेंज कर देंगे। मतलब कि H यहाँ पे ऊपर है तो बीटा डी गैलेक्टोस बनाने के लिए H को नीचे ले आएंगे एंड OH को ऊपर ले आएंगे। बस हमें बीटा डी ग्लूकोज के अंदर इतना सा चेंज करना है एंड हमें मिल जाएगा बीटा डी गैलेक्टोस। सो इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है उसके अंदर कार्बन नंबर 1 ऑफ गैलेक्टोस कंबाइन करता है कार्बन नंबर 4 ऑफ ग्लूकोज के साथ। डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये रहा कार्बन नंबर 1 ऑफ बीटा डी गैलेक्टोस एंड यहाँ पे कार्बन नंबर 4 ऑफ बीटा डी ग्लूकोज प्रेजेंट है। दोनों के बीच में कंडेंसेशन रिएक्शन होगा एंड एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। लैक्टोज भी एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि जो C1 है ग्लूकोज का, मतलब ये वाला जो कार्बन एटम है यहाँ पे हेमी एसिटल फॉर्म हो रही है। कैसे हेमी एसिटल फॉर्म हो रही है, ये वाले कार्बन एटम के नीचे H है, ऊपर OH है, पीछे आप देखोगे तो एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है एंड इसकी दूसरी साइड मतलब यहाँ पे आप देखोगे तो एक ईथर ग्रुप प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हेमी एसिटल बन गया। इसका मतलब इसके अंदर जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो फ्रीली प्रेजेंट है। अब एल्डिहाइडिक ग्रुप फ्रीली प्रेजेंट है, इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि ये टोलेंस एंड फेलिंग्स रिएजेंट को ईजिली रिड्यूस कर देगी ये वाली शुगर। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं तीनों शुगर्स को। माल्टोस के अंदर हमने देखा था H2O का एलिमिनेशन होता है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है एंड ये एक रिड्यूसिंग शुगर होती है। लैक्टोस भी एक रिड्यूसिंग शुगर होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। लैक्टोस के अंदर भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, H2O का एलिमिनेशन होता है। लेकिन जो सुक्रोज होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है एंड इसके अंदर जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म होती है वो होती है C1C2 की। डाइसैकेराइड्स के बाद हम देखेंगे पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स भी हमें 3 पढ़ने हैं, जो कि है स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजन। पॉलीमर के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ नेचुरल पॉलीमर्स होते हैं। नेचुरल पॉलीमर्स बेसिकली यही तीनों होते हैं। जैसा कि पॉलीमर्स में आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मोनोमर्स एक के बाद एक कंबाइन होते हैं एंड एक लंबी सी चेन बना लेते हैं, जिससे हमें पॉलीमर मिल जाता है। पॉलीसैकेराइड्स में भी यही होता है। बहुत सारे मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे के आगे जुड़े होते हैं, जिससे कि एक लंबी सी चेन मिल जाती है, एक एंडलेस चेन मिल जाती है, जिसे हम पॉलीसैकेराइड्स बोलते हैं। सो हम पॉलीसैकेराइड्स को नेचुरल पॉलीमर्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं स्टार्च को। स्टार्च एक पॉलीसैकेराइड होता है जो 2 कंपोनेंट से बना होता है, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दोनों के बीच का डिफरेंस एग्ज़ाम्स में आ जाता है कई बार, किसी भी मतलब मेंस में, नीट में, बोर्ड में तो आता ही आता है। मेंस और नीट के लिए भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों में 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है, एक एक करके देख लेते हैं। अमाइलोज का कंटेंट देख लेते हैं पहले। अबाउट 15 to 20% स्टार्च होता है। स्टार्च के अंदर जो अमाइलोज का कंटेंट होता है वो होता है अबाउट 15 to 20%, एंड जो बाकी का 80 to 85% होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन।
अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन दोनों के बीच में टोटल 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है, जो अमाइलोज का कंटेंट होता है स्टार्च में वो होता है अबाउट 15 to 20%। मतलब कि स्टार्च के अंदर 15 to 20% होता है अमाइलोज एंड बाकी का कंटेंट जो 80 to 85% होता है वो होता है अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज वाटर सोल्यूबल कंपोनेंट है। अमाइलोज अल्फ़ा डी ग्लूकोज से बनी होती है, अबाउट 200 to 1000 यूनिट्स होती हैं अमाइलोज के अंदर अल्फ़ा डी ग्लूकोज के। एंड जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज होती है उनके बीच में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। अमाइलोज कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हो कि ये एक लीनियर चेन बन रही है, यहाँ पे सीधी सीधी चेन बन रही है, कुछ भी ब्रांचिंग नहीं हो रही। एंड जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन रही है वो हो रही है C1 एंड C4 कार्बन एटम के बीच में। अमाइलोपेक्टिन अब हम देख लेते हैं। अमाइलोज तो वाटर में सोल्यूबल था, लेकिन अमाइलोपेक्टिन वाटर में इनसोल्यूबल होता है। अमाइलोपेक्टिन का स्टार्च के अंदर कंटेंट भी ज़्यादा होता है, अबाउट 80 to 85% ऑफ स्टार्च कंसिस्ट्स ऑफ अमाइलोपेक्टिन। अब जैसा कि हमने देखा था कि अमाइलोज स्ट्रेट चेन से बना होता है, उसके अंदर कुछ ब्रांचिंग नहीं होती, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के अंदर ब्रांचिंग भी हो रखी होती है। मोनोमर्स अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन के सेम है, जो कि है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ब्रांचिंग जैसा कि आपने देखा था, ब्रांचिंग जो होती है वो C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होती है। एंड जो चेन फॉर्मेशन होती है, जैसा कि आपने अमाइलोज में भी देखा था, चेन फॉर्मेशन होती है C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से। अमाइलोपेक्टिन कुछ ऐसा दिखता है। ब्रांचिंग आप देख सकते हो रखी है। ब्रांचिंग देखो, C1 एंड C6 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ब्रांचिंग हो रही है। एंड जो चेन फॉर्मेशन है, जो लीनियर चेन फॉर्मेशन हो रही है, वो C1 एंड C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से होती है। स्टार्च के बाद जो अगला पॉलीसेकेराइड हम पढ़ेंगे वो है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। प्लांट्स का जो सेल होता है उसके चारों तरफ एक सेल वॉल प्रेजेंट होती है। जो एनिमल सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सेल्यूलोज से बनी होती है। अब ये जो सेल्यूलोज होता है ये बना होता है बीटा डी ग्लूकोज यूनिट की हेल्प से। अब जो स्ट्रेट चेन बनी होती है वो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से बनी होती है, C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से। सेलुलोज का मोनोमर हम बोल सकते हैं बीटा डी ग्लूकोज होता है। सेलुलोज कुछ ऐसा दिखता है, जैसा कि आप देख सकते हो C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की वजह से ये पूरी चेन बन रखी होती है। अगला जो पॉलीसेकेराइड है वो है ग्लाइकोजन। तो हमारी बॉडी में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो स्टोर हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। अब जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर होता है वो अमाइलोपेक्टिन के जैसा होता है, लेकिन होता क्या है कि ग्लाइकोजन के अंदर आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग हो रखी होती है। इसीलिए ग्लाइकोजन को हम एनिमल स्टार्च भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्टार्च का 80 to 85% कंटेंट अमाइलोपेक्टिन ही होता है। सो मैंने आपको बताया था जब भी कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में स्टोर होते हैं वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है तो होता क्या है कि एंजाइम्स आती हैं ग्लाइकोजन के ऊपर एंड उसको वो ब्रेक कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है। सो इसी के साथ कार्बोहाइड्रेट्स का टॉपिक तो ख़त्म हुआ। अब हम प्रोटीन्स देखेंगे।